फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्री लेक्चर सीरीज में झारखंड बजट 2022-2023 का बजट कवर करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड बजट कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, क्योंकि अभी आगामी कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं। उस परीक्षा में ये झारखंड बजट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीक़ा से क्वेश्चन बनाया जा सकता है और हम लोग उसको किस तरीक़े से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो 2020-21 झारखंड राज्य का बजट यहाँ पे 21-22 दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2022-23 है, जो कि यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो झारखंड राज्य के वित्त मंत्री हैं श्री रामेश्वर उरांव, उनके द्वारा 3 मार्च 2022 को झारखंड के विधानसभा में ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और उस तरीके से देखें कि जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, उन्होंने तीसरा बजट पेश किया, यानी कि रामेश्वर उरांव झारखंड के वित्त मंत्री हैं। यानी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान झारखंड के वित्त मंत्री कौन है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रामेश्वर उरांव हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग आगे देखें कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ यानी कि 101,101, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कितने का करोड़ का कितने का बजट है, तो 1,01,101 करोड़ का बजट है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि राजस्व व्यय 76,273 करोड़ और पूंजीगत व्यय आप देखेंगे 24,827 करोड़। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है। देखिए, राजस्व व्यय वैसा व्यय होता है जिससे हम लोग पूंजी का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया कि पेंशन दे रहे हैं हम लोग, सैलरी देते हैं, जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उनको सैलरी देते हैं, या कोई भी कल्याणकारी योजनाओं में उसका खर्च होता है। तो वैसा पूंजी जिसका रिटर्न कुछ ना आए, यानी कि उससे कोई पूंजी का निर्माण न हो, तो उसे राजस्व व्यय कहते हैं। और पूंजीगत व्यय वैसा व्यय होता है जिसमें किसी पूंजी का निर्माण होता है। जैसे पूंजीगत का एग्जाम्पल आप लोग लेकर बता सकते हैं, जैसे कि कोई स्कूल बना दिया जाता है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल बना दिया जाता है, ठीक है, रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये सब जो है ना, वो पूंजीगत व्यय में आते हैं, यानी कि जिससे पूंजी निर्मित होता है। आज जब हम लोग किसी पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में उसका एक रिटर्न आता है, तो दैट इज कॉल्ड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसी तरीके से देखें हम लोग आगे देखते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के, देखिए यहाँ पे 22-23 के बजट में प्रावधानित सकल राशि में से सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31,896 करोड़ रुपया, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37,313.22 करोड़ रुपीस एंड आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31,891.14 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें कि सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा, अगर पूछ दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्रावधानित सकल राशि में से सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र के लिए उपबंध किया गया है, तो सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए किया गया है। ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे आप लोग। उसी तरीक़े से केंद्रीय बजट में आप देखेंगे कि सहायता के रूप में बजट में प्रावधानी राशि में से राज्य को अपने कर राजस्व से लगभग 24,850 करोड़ रुपया, गैर कर राजस्व से 13,762 करोड़ और केंद्रीय सहायता से 17,405.74 करोड़ रुपए
और केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में 27,658 करोड़ रुपए, लोक ऋण से 18,000 करोड़ और उधार और अग्रिम वसूली से आप देखेंगे कि 75,84 करोड़ रुपये का प्राप्त होगा। ठीक ना। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किससे किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे किससे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 27 करोड़ रुपया किससे, तो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी से आपका सबसे ज़्यादा, यानी कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से मिल रहा है। ठीक है ना। तो कर राजस्व से जो सरकार टैक्स लगाती है उससे जब प्राप्ति हो तो उसको कर राजस्व बोलते हैं। गैर कर राजस्व से यानी वैसा कर जो टैक्स के अलावा जो भी कर आता है उससे हम लोग बोलते हैं गैर कर राजस्व, जैसे कि आपका फाइन हो गया। ठीक है। और उसी तरीक़ा से आपका कोई भी वसूली हो गया। ठीक है ना, कोई भी वसूली हो जाता है तो उस तरीक़ा से हम लोग देखेंगे कि गैर कर राजस्व में आता है। ठीक है। और केंद्रीय सहायता, इसमें देखेंगे आपको केंद्रीय सहायता से इतना आता है, यानी केंद्र हर राज्य को समय समय पे सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है जिसका वो रिटर्न नहीं लेता है। ठीक है। और आगे देखेंगे कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 27,658 करोड़ रुपया दिया जाता है, जो अभी बताया कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो भी निर्धारित किया गया है तो उससे मिलता है। ठीक है। लोक ऋण से आपको मिल जाता है 18,000 करोड़ रुपया। तो ठीक ना। अब लोग देखें वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में भी गिरावट आई, क्योंकि कोरोना महामारी के समय आप लोग देखे थे कितना लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन होने के साथ साथ व्यापार भी ठप पड़ चुका था, तो इसलिए गिरावट यहाँ पे आई। ठीक है ना। तो देखेंगे कि इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश का जो जीडीपी था उसमें 7.3% का गिरावट आया था, यानी 7.3% का गिरावट आया था। लेकिन भारत में जब झारखंड में हम लोग देखेंगे तो झारखंड में ओनली 4.7% की गिरावट आई थी। ठीक ना। यानी कि यहाँ पे जो झारखंड का जो विकास दर था वो नेशनल जो रेशियो था उससे ज़्यादा ही रहा। ठीक है ना, यानी कम गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। अब आगे जब देखें हम लोग तो देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास दर स्थिर मूल्य पे 8.8% रहा। देखिए एक होता स्थिर मूल्य, एक होता चालू, आप देखेंगे आपका यहाँ पे चालू मूल्य। तो स्थिर मूल्य होता है यानी कि किसी भी ईयर को आप अस्थिर मान के आप उसके अनुसार आकलन लगाते हैं। यानी कि अभी का देखें तो कितना है 2011-12 है, यानी कि 2011-12 में किसी मान के चलिए एक पेन का जो मूल्य था वो 5 रुपीज़ था। ठीक है, 5 रुपीज़ था और ये अस्थिर मूल्य हो गया। और 2022 में इसी पेन का मूल्य आपका 8 रुपये हो जाता है। ठीक है ना। तो ये 8 रुपये हो जाता है, तो आप यहाँ देखेंगे कि कितना बढ़ जाता है, तो 3 रुपया का बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो अस्थिर मूल्य पे कितना बढ़ा, तो 3 रुपया बढ़ गया। तो देखेंगे कि अस्थिर मूल्य पे 5 रुपया है, लेकिन वो प्रेजेंट जो मूल्य है उस पर 8 रुपया हो जाता है। तो बस यही होता है कि आपका अस्थिर मूल्य अभी होता है चालू मूल्य। यानी अस्थिर मूल्य पे एक ऐसा पर्टिकुलर पीरियड को ले लिया जाता है या वो एक डेडलाइन ले लिया जाता है कि उस समय किसी भी वस्तु का मूल्य कितना था। तो वही बोल रहा है कि विकास दर अस्थिर मूल्य पे 8.8% था। ठीक है। और चालू मूल्य पे विकास दर जो था वो 8.5% था। यानी कि देखिए कितना, इसमें आप माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि अस्थिर मूल्य से जो चालू मूल्य है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है ना। उसी तरीके से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अस्थिर मूल्य तथा चालू मूल्य क्रमशः
6.15% और 10.72%। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि वित्तीय वर्ष 2022, क्वेश्चन पे पूछने का पैटर्न इस तरीक़ा से हो सकता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर कितना अनुमानित है, विकास दर कितना अनुमानित है, तो आप देखेंगे 6.15%, और चालू मूल्य पर कितना, तो 10.72%। तो ये आप लोग याद रखेंगे। उसी तरीक़े से जब देखेंगे आप लोग कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 11,286.47 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो आगामी जीएसडीपी का 2.81% है। ठीक है, राजकोषीय घाटा अगर सॉरी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है, तो अगर आप लोग को डिजिट में पूछ दे तो 11,286.47 करोड़, और अगर जीएसडीपी अगर परसेंटेज में पूछ दे तो राज्य का जो जीडीपी होता है उसका 2.81%। ठीक है, तो ये आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग देखें कि इस बजट में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देने के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे सार्वभौमिक पेंशन योजना, चावल, दाल, धोती, साड़ी, आवास, छात्रों के पठन पाठन पर भी बल दिया गया है। यानी कि अगर पूछ दे कि इस बजट में आपका आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ किन गतिविधियों पे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो देखेंगे कि व्यक्तिगत लाभ पे इस पे जोर दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें कि सामाजिक प्रक्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। कितना परसेंट के, तो 11% का जो आगामी वित्तीय वर्ष में समेकित रूप से सामाजिक प्रक्षेत्र में प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक प्रक्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में 27%, कितना, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना, 27%, पेयजल में 20%, शिक्षा पे 6.5% तथा खाद्यान्न वितरण पे 21% की वृद्धि की गई है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड का जो सामाजिक प्रक्षेत्र जो सोशल सेक्टर्स हैं उस पर किस तरीक़े से सरकार का ध्यान आता है। तो आप देखेंगे कि हेल्थ में सबसे ज़्यादा, तो अगर पूछ दिया सामाजिक प्रक्षेत्र में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करने की बात की गई है, तो आप बताएंगे उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद खाद्यान्न वितरण में, उसके बाद पेयजल पे, इसके बाद शिक्षा पे। देखिए शिक्षा पे कितना कम किया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पे और सबसे ज़्यादा शिक्षा पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पे और सबसे कम शिक्षा पे। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, राज्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों पब्लिक असेट्स का सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कैपिटल आउटले में 62% की वृद्धि करते हुए, ठीक है, कितना वृद्धि किया गया है, 62% को वृद्धि करते हुए 18,017 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो पूंजीगत परिसंपत्तियों को यानी कैपिटल असेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कितना परसेंट का, पिछले वर्ष से कितना ज़्यादा परसेंट बढ़ाया गया है, तो 62%। ठीक है, आगे हम लोग देखें कि बजट 2022-23 में अब हम लोग क्षेत्रवार विशेषताएं पढ़े। अब तक हम लोग होलिस्टिक यानी कि आप लोग देखेंगे कि एक हाइलाइट्स की तरीके से बताया गया था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रवार, जैसे कृषि क्षेत्र में क्या क्या किया गया है उसके बारे में देखते हैं कि झारखंड बजट में कृषि पर क्या क्या जोर दिया गया है। तो पहला क्या है कि झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना। देखिए जैसे कोविड-19 हुआ था तो महामारी आया था, तो किसानों को राहत देने के लिए, क्योंकि कोविड-19 में सारे व्यापार सब ठप पड़ गया था, आपका
एग्रीकल्चर भी ठप पड़ चुका था। तो सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो भी किसानों को कुछ ऋण है उसमें राहत दिया जाए। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि कोविड महामारी जैसी कोविड 19 जैसी महामारी से राज्य के किसानों को राहत देने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत, ठीक है, 2,11,530 कृषकों के खाते में 836 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया। तो आप लोग ये बजट, ये एक कीवर्ड याद रखेंगे कि कितना करोड़, पूछ देगा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में किसानों को कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया, तो 836 करोड़ रुपया। यहाँ से आप ये क्वेश्चन पूछने लायक है, ये आप देख लेंगे। दूसरा क्या है, जल निधि योजना। तो जल निधि योजना, इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा के अंतर्गत 1,766 डीप बोरिंग कार्य तथा 1,963 परकोलेशन टैंक के निर्माण की योजना किया गया है। तो जल निधि योजना कब लाया गया, तो बजट 2022-23 में। ठीक है, जल निधि योजना कब लाया गया, तो 2022-23 के बजट में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया है, तो 1766 डीप बोरिंग कार्य किया जाएगा और 1963 परकोलेशन टैंक। ठीक है, तो ये आप रखेंगे कि आप पूछ देगा कि जल निधि योजना कब लाया गया, तो जल निधि योजना के अंदर क्या क्या किया जा रहा है, तो यहाँ से ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आगे क्या है, एग्रो स्मार्ट ग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जाएगा। तो अगर पूछ देगा कि एग्रो स्मार्ट ग्राम योजना के तहत जो गांव का चयन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वहाँ के माननीय स्थानीय विधायकों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इन चयनित गांवों का गैप एनालिसिस कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। यानी कि जितना भी योजनाएं हैं उनको कन्वर्ज किया जाएगा, यानी एक जगह मिलाकर और उस गांव का विकास किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखें हम लोग कि गोधन न्याय योजना। इस योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों, देखिए, पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। गोधन न्याय योजना के अंदर किसकी खरीदारी की जाएगी, तो पहला याद रखना है, गोबर की खरीदारी की जाएगी। ठीक है, और अगर पूछ दे कि किसानों की आय को दुगना कब तक किया जाना है, तो 2024 तक किए जाने की घोषणा किया गया था। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाओं का सृजन किया जा रहा है। उसी में एक गोधन न्याय योजना है, और गोधन न्याय योजना किसके, झारखंड सरकार के द्वारा पशुपालकों और किसानों से गोबर की खरीदारी किया जाएगा। खरीद कर उसको बायोगैस बनाने के साथ साथ जैविक खाद तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के लायक है कि गोधन न्याय योजना किसके लिए है, तो गोबर की खरीदारी के लिए। किससे, तो पशुपालकों और किसानों से। ठीक है, इसका यूज कैसे किया जाएगा, तो बायोगैस बनाने में और जैविक खाद तैयार करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। पशुधन वितरण क्या है, तो लगभग 40,000 लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य है। अनुदान पे पशुधन वितरण का लक्ष्य है। ठीक है, 40,000 लाभुकों को दिया जाएगा, स्वरोजगार लाने के लिए दिया जाएगा। अब देखते हैं दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्या किया जाता है। तो आप देखेंगे कि 2021-22 में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था। 80 लाख, जो कि 2022-23 में 85 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। अगर पूछे दूध उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो ये आप लोग दूध उत्पादन का लक्ष्य 2022-23 के बजट में दूध उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 85 लाख लीटर प्रतिदिन। ठीक है, आगे देखते हैं, इसे देखते हैं कि मॉडल शीतगृह का निर्माण।
ठीक है। तो कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन के उद्देश्य से झारखंड के विभिन्न जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल शीतगृह का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कितना? 5,000 मीट्रिक टन, याद रखेंगे 5,000 मीट्रिक टन। ठीक है, मॉडल शीतगृह निर्माण योजना। ठीक है, कितना मीट्रिक टन का? तो 5,000 मीट्रिक टन का शीतगृह निर्माण किया जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में शीतगृह निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया जाएगा। कितना? तो 30 करोड़ का ये आपका आवंटन किया गया है। तो शीतगृह बनाने के लिए कितना कितना करोड़ रुपया, कितना अमाउंट किया गया है? तो 30 करोड़, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसी तरीके से झारखंड फसल राहत योजना, इस योजना के अंतर्गत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। ठीक है ना। तो झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत कितना? 25,000 रुपये का कॉर्पस फंड बनाया गया है, एक फंड बनाया गया है, उसमें 25 करोड़ रुपए रखा जाएगा झारखंड फसल राहत योजना के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,091.37 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ठीक है, तो कितने का बजट प्रस्तावित है? 4,091.37 करोड़ रुपए का। आगे अब हम लोग आगे देखें कि जब हम लोग, अब कृषि हो गया, तो अब देखेंगे हम लोग जल संसाधन। तो जल संसाधन में क्या है कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है? तो खुद स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सा डैम आता है? तो सबसे पहले ये देखें कि आप कौन कौन सा डैम आता है। तो चांडिल डैम, ठीक, गालूडी बरा, खरकई बराज से निश्चित मुख्य नहरों से किसानों को जल्द से जल्द सिंचाई का लाभ देने के लिए भूमिगत पाइपलाइन द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस परियोजना के झारखंड के किस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, तो वहाँ पे हम आप लोग करेंगे स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा। ठीक है, उसी तरीके से फिर पूछ दे स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना बजट में, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का बजट में जिक्र किया गया है, उस पर निम्नलिखित में से कौन कौन से डैम हैं? तो आपका चांडिल डैम हो गया, गालूडी बरा हो गया, खरकई बराज हो गया। ठीक है, तो भूमिगत पाइपलाइन कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है? तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है, ये याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं लोग पुनासी। ठीक है, पुनासी जल परियोजना देवघर जिले में निर्माणाधीन पुनासी जल परियोजना कहाँ? तो सबसे पहले कहाँ? पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ पे है? तो सबसे पहले देवघर में। ठीक है, के तहत मिट्टी बांध का निर्माण कराकर जलाशय में जल संचय किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिट्टी बांध बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पुनासी जल परियोजना पे मिट्टी बांध बनाकर जलाशय में जल संचय किया जा रहा है। मुख्य नहर एवं निर्माणाधीन स्लिपवे का शेष कार्य जून 2022 तक पूर्ण करते हुए मुख्य नहर से 36 किलोमीटर तक के डायरेक्ट आउटलेट द्वारा सिंचाई प्रारंभ कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखें हम लोग मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट परियोजना। ठीक है, कहाँ? तो ये दुमका में किया जा रहा है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन पूछ देगा मलेशिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना कहाँ पे शुरुआत किया गया है, तो दुमका में किया गया है। ठीक है, तो इसमें दुमका जिला अंतर्गत मलेशिया एवं रानेश्वर प्रखंड में अपेक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1204 करोड़ रुपए की मलेशिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, जिस पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मलेशिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना कहाँ? तो दुमका में किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे।
उसी तरीके से चेक डैम निर्माण के लिए क्या क्या योजनाएं हैं देखिए। आगामी वित्तीय वर्ष में जमींदारी बांधों और तालाबों, जमींदारी बांधों तालाब यानी पहले का जो जमींदार जो बांध होता था उन लोग का, या उन लोग का कुछ भी तालाब होता, क्योंकि जमींदारों का जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पे उन लोगों का खेती बाड़ी होता था, तो इस तरीक़े से बांध बनाया जाता था। उसी तरह तालाबों से एवं 193 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन एवं 300 चेक डैम के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसी तरीक़े से आगामी वित्तीय वर्ष 2022 में जल संसाधन के लिए ये याद रखेंगे, जल संसाधन के लिए कितना 1194.48 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो ये याद, जल अगर पूछ दे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन के लिए कुल कितने करोड़ का बजट प्रस्तावित है, तो आप लोग देखेंगे कि 1894.48 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अब हम लोग ग्रामीण विकास पे आते हैं। तो ग्रामीण विकास में मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु मनरेगा के तहत लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य है। तो अगर कोई पूछ देगा मनरेगा के अंतर्गत कितने मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य है, तो 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का। ठीक है, यानी 12 करोड़ 50 लाख दिन काम किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी होता है। तो उस तरीके से इसमें क्या किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 10,44,321 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लक्ष्य के अनुरूप शेष 5,22,435 आवासों का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। ठीक है, इसी में देखें, इस योजना के तहत IAP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ठीक है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर सेलेक्टेड ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जिलों में प्रति आवास 1,30,000 रुपया, ठीक है, और नॉन IAP जिलों के लिए 1,20,000 रुपये का उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा, पूछ देगा कि IAP जिलों में प्रति आवास कितना, तो 1,30,000 रुपये आप लोग टिक करेंगे, और नॉन IAP में तो 1,20,000 रुपया। ठीक है, उसमें क्या किया 25 वर्ग मीटर के छोटे कमरे और किचन का निर्माण कार्य हो पाता है। ठीक है, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त कमरे के निर्माण हेतु राज्य को से 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से उपलब्ध कराने की योजना किया गया है। यानी कि IAP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान सिलेक्टेड जिलों में ट्राइबल एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आप 1,30,000 प्लस 50 जोड़ दें, यानी कि 1,80,000, और यहाँ पे इसमें 50 दूँ तो 1,70,000। ठीक है, नॉन IAP जिलों में 1,70,000 रुपया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये याद करने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 6,687 आवासों का निर्माण कार्य करने और 11,000 नए आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग नज़र दौड़ा लें इस पर। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सखी मंडल और पलास रिटेल आउटलेट, ठीक है ना, ये सब आपका कीवर्ड्स है। अब यहाँ से हाईलाइट करके आप लोग इसको अच्छा से सुने और अच्छा से याद करें, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे राज्य में लगभग 2,72,000 सखी मंडलों का गठन किया गया। कितना? 2,72,000 सखी मंडलों का गठन किया गया है। इससे 34 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। सोचिए कि 34 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में 10,000 नए सखी मंडल का गठन करने और 20,000 सखी मंडल को चक्रीय राशि एवं 74 लाख सखी मंडलों को सामुदायिक निवेश राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो इतना आंकड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें याद ये करना होगा कि सखी मंडलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री हेतु बड़ी संख्या में प्लास रिटेल आउटलेट खोला गया है। ठीक है,
तो सखी मंडल, राज्य में कुल कितने सखी मंडल है? तो 2,72,000 सखी मंडल है। ठीक है, और इन सखी मंडलों के लिए उत्पादित वस्तुओं के बिक्री के लिए प्लास रिटेल आउटलेट्स खोला जाएगा, यानी एक आउटलेट बना दिया जाएगा और वहाँ पे जितना भी सखी मंडल हैं वहाँ से जो प्रोडक्ट होंगे उसको खरीद के वहाँ पे लाया जाएगा उस आउटलेट पे, और उसी आउटलेट में उसका बेचा जाएगा। जैसे कि रिलायंस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिलायंस है, वी मार्ट है, तो इस एक आउटलेट है। तो इसी तरीक़े से एक आउटलेट बना दिया जाएगा, स्मॉल आउटलेट बनाया जाए या बड़ा आउटलेट बनाया जाए, मैटर वो नहीं करता है। तो एक आउटलेट बनाया जाएगा और उस आउटलेट का नाम रहेगा प्लास रिटेल आउटलेट। और जो भी सखी मंडल जो भी प्रोडक्ट का, जैसे मास्क बना रही हैं, जैसे कोरोना में मास्क बहुत ज़्यादा बनाया गया था, तो उन मास्क को लाके या इसी आउटलेट पे रखा जाता और उसी आउटलेट पे ले जाके और मास्क का यहाँ पे रिटेल और आपका जो होलसेल होता है उस तरीक़े से इसका बिक्री किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण विकास के लिए कितना किया जा रहा है? तो 8,51 करोड़। देखिए इसमें आप देख लेंगे ना कि ग्रामीण विकास के लिए कितना किया जा रहा है, कृषि पे कितना किया जा रहा है, जल पे कितना किया जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरीक़े से ये आप लोग, ये जो आंकड़ा जो है ना महत्वपूर्ण है, तो इस सब पे आप लोग ध्यान देंगे कि कुल कितना किया जा रहा है और ये उसका सब कैटेगरी करके उसमें किया जा रहा है। तो आप देखें ग्रामीण विकास के लिए 8,51.67 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पंचायती राज को हम लोग कवर करते हैं। तो वित्त आयोग अनुदान, वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। ठीक है, कौन थे? NK सिंह थे। तो 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद में लगभग 1293 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होने की संभावना है, जिससे जिला परिषदों को 10%, पंचायत समितियों को 15%, जिला परिषदों को कितना? 10%, पंचायत समितियों को कितना? 15%, ग्राम पंचायतों को 75% राशि दी जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वित्त आयोग के अनुदान में मिले झारखंड को कुल राशि में से पंचायत समितियों को कितना दिया जा रहा है? तो 15%, जिला परिषदों को कितना दिया जा रहा है? तो 10%। ठीक है, उसी तरह ग्राम पंचायतों को कितना दिया जा रहा है? तो 75%। तो इस तरीक़े से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या बता रहा है? उक्त राशि से संबंधित संस्था 3%, 30% जलापूर्ति पे किया जाएगा खर्च, 30% स्वच्छता पे किया जाएगा और जो 40% बचेगा उसका स्थानीय आवश्यकताओं पे किया जाएगा। तो अगर पूछ दे कि किस पे कितना खर्च किया जाएगा, तो जलापूर्ति पे 30% और स्वच्छता पे 30%। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है, बाकी का 40% में जितने बच जाएंगे उस पर किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ पे आधार कार्ड, आपका बैंक पासवर्ड, वहाँ पे आपका प्रज्ञा केंद्र हो गया, वहीं पे आपका आधार सुधारा जाएगा, वोटर ID बनाया जाएगा। तो यानी कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा सेंटर जहाँ पे आपका जो आपका नीड का, जो बेसिक नीड का जो कुछ भी कागजात से संबंधित, जो जैसे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आपका इस तरीके से प्रमाण पत्र बनाना होता है, पासपोर्ट बनाना होता है, आधार कार्ड में कोई भी काम करवाना होता है, तो इस तरीक़े से जब एक ही आउटलेट पे आपका काम हो जाता है उसी को कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। तो पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोकोन्मुखी बनाने और ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत भवन में क्रियाशील कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृढ़ किया जाएगा। इस पर 45 करोड़ का व्यय किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ किया जाएगा? तो पंचायत भवन में, और इस पर व्यय कितना किया जा रहा है? तो 45 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। आगे देखते हैं। पंचायत ज्ञान केंद्र, ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने। ग्राम पंचायत भवन जो होता है हर गांव में होता है, हर पंचायत में होता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि विकसित किया जा रहा है। ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, यानी एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा। या बस इतना याद रखिए, लाइब्रेरी। ठीक है, पंचायत ज्ञान केंद्र क्या है? तो हर पंचायत में जो पंचायत भवन है वहाँ पे पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, यानी एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा। ठीक है,
इस मद के लिए 21 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। कितना? 21 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। उसी तरह देखें कि पंचायत पे टोटल खर्च कितना किया जाएगा, तो 2015.747 करोड़ रुपया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा पे आते हैं। तो सार्वभौमिक पेंशन यानी कि यूनिवर्सल पेंशन, सबको मतलब जो सबको पेंशन दिया जा सकता है, देने के लिए जो भी काम होता है। तो राज्य सरकार द्वारा इस बजट में सार्वभौमिक पेंशन की परिकल्पना की गई है, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने हेतु पेंशन प्राप्त करने की पात्रता को सरल कर दिया गया है। इस योजना को लागू करने के पश्चात अब 2,90,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। ठीक है, तो अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में शेष बचे लाभान्वितों को आच्छादित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें। बच्चों को गर्म पोशाक दिलाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र उपस्थित होकर पोषाहार एवं शिक्षा जैसी, ठीक है, मूलभूत जरूरतों को प्राप्त करें। इस हेतु गर्म पोशाक वुलन यूनिफॉर्म वितरित करने की योजना लागू किया गया है। तो वुलन यूनिफॉर्म यानी कि गर्म पोशाक कहाँ पे किया जाएगा, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पे ये बच्चों को लागू मतलब कि दिया जाएगा। ठीक है, ठंडा से बचाने के लिए इसके तहत लगभग 15 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों को बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अंडा वितरण करने का प्रस्ताव किया गया है। क्या चीज़ वितरण किया जाएगा? अब अंडा वितरण किया जाएगा। तो आप देखे होंगे कि अब जो सरकारी स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, तो वहाँ पे बच्चों को एक एक अंडा दिया जाता है। ठीक है, आंगनबाड़ी में जल शोधक यंत्र आगामी वित्तीय वर्ष राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण करने हेतु बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु एक जल शोधक यंत्र वाटर प्यूरिफायर की आपूर्ति करने की योजना है। ठीक है, यानी कि जहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र जो होगा वहाँ पे वाटर प्यूरिफायर लगाया जाएगा। ठीक है, विद्यालय के बाहर रह रहे 23,000 किशोरियों एवं युवतियों का चयन शिक्षा प्राप्ति के लिए किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में कम से कम 14,000 किशोरियों एवं युवतियों को, ठीक है, 8वीं एवं 10वीं पाठ्यक्रम में नामांकित करने का प्रस्ताव है। यानी कि बहुत लोग अभी स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उन लोगों को स्कूल से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो देखेंगे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा में 5742.32 करोड़ रुपए का इस बार आवंटन किया गया है कि इस पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में जीरो ड्रॉप आउट पंचायत ये लाया गया। जीरो ड्रॉप आउट पंचायत, इसमें क्या है भाई, विद्यालयों के सृजन दर ड्रॉप आउट को कम करने हेतु नवाचार किए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के 1828 पंचायत जीरो ड्रॉप घोषित किए जा चुके हैं तथा आगामी वित्तीय वर्ष में 1,000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ड्रॉप आउट क्या होता है, यानी कि बच्चे को एडमिशन तो करवाया गया, ठीक है, लेकिन वो लोग 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या वो लोग स्कूल जाना छोड़ देते हैं या नाम कटवा लेते हैं। तो जब जो लोग अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं उसी को बोला जाता है ड्रॉप आउट। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या किया गया है कि ड्रॉप आउट पंचायत बनाने की मतलब घोषणा की गई है। उसमें बताया गया कि 1,000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी तरीके से सेतु पाठ्य योजना, वैश्विक महामारी के दौरान राज्य के लगभग 6 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर हो गए। ठीक है, जिसमें से लगभग 4 लाख
23,000 विद्यार्थी का नामांकन पुनः विद्यालयों में कराया गया तथा शेष विद्यार्थियों हेतु सेतु पाठ्य योजना प्रारंभ किया गया। सेतु पाठ्य योजना की किसके लिए? कि जो ड्रॉप आउट वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो लड़के जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे उन लोगों को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए सेतु पाठ्य योजना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़े से देखेंगे कि सेतु पाठ्य योजना किसके लिए है। तो जो मतलब कोविड-19 की वजह से जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे उनको फिर से उसे सेतु मतलब पुल यानी कि फिर से उन लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि निदानात्मक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों के लिए निदानात्मक शिक्षा, ठीक है, रेमेडियल क्लासेस प्रारंभ किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 40 करोड़ का खर्च किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन पूछ देगा उसमें कि निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2000 या बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई है। तो वहाँ पे अगर हो जाए निदानात्मक शिक्षा या रेमेडियल क्लास के रूप में, तो यहाँ पे ऑप्शन में ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे पारा शिक्षक। ठीक है, तो पारा शिक्षक, राज्य सरकार ने प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% तथा टेट पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी करेगी। देखिए शिक्षकों का क्या जलवा है। ठीक है ना, पारा शिक्षकों के मानदेय में कितना 40% और जो टेट पास प्रशिक्षक है उनका 50% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अब ये पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। आगामी वर्ष 2022-23 हेतु इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कितना करोड़? 600 करोड़। ठीक है, तो कितना? पारा शिक्षकों का मानदेय में 40% और जो टेट पास हैं उनको 50% का बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मध्याह्न भोजन के अंतर्गत अतिरिक्त पोषाहार यथा अंडा एवं फल के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 136 करोड़ रुपए का। गणित एवं विज्ञान लैब, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति हेतु ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान लैब का अधिष्ठापन तथा डिजिटल शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों को 42,000 टैबलेट का उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि गणित और विज्ञान लैब बनाया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा कि विद्यालय में गणित और लैब का अधिष्ठापन किया जाएगा और डिजिटल शिक्षा के साथ 42,000 टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से हॉस्टल निर्माण तथा वाहन, राज्य के कुल 84 मॉडल विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने की दृष्टि से उसमें हॉस्टल निर्माण तथा परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराने की योजना है। ठीक है, तो बस 84 मॉडल विद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़े से बालिकाओं हेतु अतिरिक्त छात्रावास निर्माण। ठीक है, राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन के अनुरूप छात्राओं के उचित आवास व्यवस्था हेतु अतिरिक्त छात्र निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कोई खास नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, रीडिंग रूम क्या है? आगामी वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से जिला पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। जिला पुस्तकालय, ठीक है, जिला पुस्तकालय रांची में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए एक बृहद रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। रीडिंग रूम यानी एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के लिए कितना 11,660 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। तो राज्य में सकल नामांकन दर बढ़ाने हेतु सुलभतापूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कुल 33 नए डिग्री महिला कॉलेज, कितना? तो 33 नए डिग्री महिला कॉलेजों के लिए सभी प्रकार के पदों का सृजन करवाई की जा रही है। ठीक है,
आगामी वित्तीय वर्ष में इन सभी सभी कॉलेजों में पठन पाठन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगामी वित्तीय वर्ष में रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है कि रामगढ़ डिग्री कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है, मतलब पूछेगा कि वित्तीय बजट 2022-23 में कहाँ पे एक डिग्री कॉलेज बनाने का बात किया गया है। तो रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, रामगढ़ में गोला डिग्री कॉलेज। ठीक है, गोला में एक डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछने लायक है, ये इस पर आप लोग ध्यान देंगे। उसी तरीके से गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, राज्य सरकार द्वारा झारखंड के छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा के बाधाओं को दूर करने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने की योजना का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु बिना बंधक के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो झारखंड के द्वारा किया गया है। ये क्यों किया गया है, तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु बिना बंधक के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। साइंस सिटी विज्ञान क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी बनाया जाएगा। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के सहयोग से रांची में साइंस सिटी बनाया जाएगा। उसी तरीके से तारामंडल की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना करने की बात करी गई है। ठीक है, तारामंडल की स्थापना कहाँ किया जाएगा, दुमका और देवघर में। ठीक है, तारामंडल की स्थापना दुमका और देवघर में, और साइंस सिटी रांची में। ठीक है, साइंस सिटी रांची में किसके सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से। ठीक है, स्थापना का कार्य पूर्ण संचालन की कार्रवाई करने की कोशिश की गई। बस यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, साइंस सिटी रांची में भारत सरकार के सहयोग से। तारामंडल की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो और साइंस सिटी रांची में, तारामंडल दुमका और देवघर में स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। तारामंडल की स्थापना दुमका और देवघर में, और साइंस सिटी रांची में, यही है। आगामी वित्तीय वर्ष में 2022-23 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2026 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से अब हम लोग आते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण पे आते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित जिलों में जिला अस्पतालों को 300 बिस्तर वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। कितना बिस्तर लगाया जाएगा, तो 300 बेड बनाया जाएगा। ठीक है, पहल के आधार पर रिनपास कांके की खाली जमीन पर पीपीपी मॉडल पे मेडिको सिटी की स्थापना किया जाएगा। ये याद रखेंगे कि क्या मेडिको सिटी की स्थापना कहाँ किया जाएगा, रांची में मेडिको सिटी रांची में, और साइंस सिटी रांची में, तारामंडल देवघर और दुमका में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। आप लोग डिग्री कॉलेज रामगढ़ में, साइंस सिटी रांची में, तारामंडल दुमका और देवघर में। ठीक है, और मेडिको सिटी कहाँ पे किया जाएगा, तो मेडिको सिटी का रांची में बनाया जाएगा। ठीक है, रिम्स MGM तथा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सरायकेला खूंटी तथा लोहरदगा जिले में अनुमंडल अस्पतालों को जिला स्तरीय अस्पताल में विकसित किया जाएगा। तो जिला स्तरीय अस्पताल के रूप में किसको विकसित किया जाएगा, सरायकेला खूंटी और लोहरदगा के अनुमंडल अस्पतालों को। ये याद रखेंगे, सरायकेला खूंटी और लोहरदगा। ठीक है, उसी तरीके से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकतम सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को जोड़ते हुए अधिकालिक लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान किया जाएगा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, निर्माणाधीन सार्वजनिक स्वास्थ्य भवनों को पूर्ण कराना, कर्मियों, मशीन, उपकरणों आदि व्यवस्था का संचालन करना।
ठीक है। उसी तरीक़ा से डायलिसिस डायलिसिस एसएनसीयू, आईसीयू, ब्लड बैंक, जन औषधि स्टोर आदि को शामिल करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, विशेष रूप से जिला अस्पतालों को सेवाओं को विस्तार किया जाना है। ठीक है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य उपकेंद्रों को टेलीमेडिसिन सेवाओं सुदृढ़ करना। टेलीमेडिसिन यानी कि आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या उस तरीक़े से मतलब टेक्नोलॉजी से आपका जो भी मेडिसिन का काम, यानी कि आप कहीं गांव में बैठे हैं, वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, वहाँ पे बड़े डॉक्टर या नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपको मतलब आपका इलाज किया जाता है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में पैरामेडिकल, एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी स्कूलों को नेटवर्क का विस्तार करके पैरामेडिकल शिक्षा को मजबूत करना। ठीक है। उसी तरीक़ा से आप देखेंगे यहाँ पे कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए हाट बाज़ार में मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराएं। यानी कि मोबाइल क्लिनिक जैसे एक एम्बुलेंस होता है ना, उसी तरीक़ा से एक 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 वैन है, वैन में सारा व्यवस्था रहता है, और ये बस है, बस में सब कुछ सारा व्यवस्था, मतलब मेडिकेशन से, मतलब एक अस्पताल ही है वो। और ये एक गांव है, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहीं पे लगेगा एक कैंप लगेगा, एक शिविर लगेगा, लोग वहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे दिन भर यहाँ पे इलाज करेगा, और फिर से वहाँ जो नज़दीकी शहर में वहाँ जाके ये गाड़ी रुक जाएगी। तो इसी को मोबाइल क्लिनिक बोलते हैं। उसी तरीक़े से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अत्यंत कमज़ोर जनजातीय पीभी टीजी के परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवाएं। देखिए, पीवीजीटी प्रिमिटिव क्लास के जो जनजाति होते हैं, मतलब कि बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं वो लोग, मतलब मुख्य धारा से बहुत दूर होते हैं, यानी ज़्यादा जंगल में रहते हैं, तो वहाँ पे एम्बुलेंस या बड़ी गाड़ी वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हो जाता है, क्या होगा कि वहाँ पे मान के चलिए कोई बीमार पड़ता है, तो अब क्या हुआ कि ये बाइक एम्बुलेंस, बाइक रहेगा तो बाइक तो कहीं भी चला जाता है, तो बाइक से वहाँ पे जाएगा, उस आदमी को वहाँ से उठाएगा और वहाँ के जो नज़दीक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे पहुँचाएगा। तो यही होता है कि बाइक एम्बुलेंस सेवाएं। याद रखिएगा कहाँ, तो पीवीजीटी में, यानी अत्यंत कमज़ोर प्रिमिटिव क्लास के जो जनजातीय होते हैं उनके लिए किया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, बाइक एम्बुलेंस सेवाएं क्या सभी के लिए है? नहीं, पीवीटीजी के लिए है, यानी कि अत्यंत कमज़ोर जनजातीय समुदायों के लिए है। ठीक है। उसी तरह से आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण के लिए गत वर्ष बजट में 27% वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 5618.83 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। तो यही आप लोग याद रखेंगे। उसी तरीके से पेयजल एवं स्वच्छता, नल द्वारा शुद्ध पेयजल, सरकार 2024 तक सभी घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन बनने लायक है। यानी कि नल द्वारा शुद्ध पेयजल राज्य सरकार के द्वारा कब तक लक्षित किया गया था? 2024 तक। ठीक है। हाँ, 2024 तक, ये डेट याद रखेंगे आप लोग। 2024 तक सभी को शुद्ध पेयजल दिया जाना है। तो नल द्वारा शुद्ध पेयजल 2024 तक। गंगा नदी से जल द्वारा शुद्ध जल सरकार द्वारा साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ के लोगों को गंगा नदी से जल शुद्ध पेयजल प्राप्त कराने का प्रारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे, गंगा नदी से यह शुद्ध पेयजल कब तक? 2024 तक। और गंगा नदी से नल द्वारा शुद्ध जल के कहाँ? तो साहेबगंज, गोड्डा, दुमका एंड पाकुड़, यानी कि झारखंड का ये वाला जो क्षेत्र है, आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे आपका साहेबगंज हुआ, तो साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, यहाँ पे गंगा नदी से पानी को शुद्ध करके यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है। उसी तरह से ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्तमान में 289 बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 96 नए बृहद, ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पे, इतना लंबा नहीं पढ़ना।
नलकूप निर्माण योजना, ठीक है। तो राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र जहां जलापूर्ति आच्छादित नहीं हो पाया है या आंशिक रूप से आच्छादित है, उन टोलों यानी कि वहाँ पे नलकूप, यानी वहाँ पे अभी भी देखेंगे कि झारखंड में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कुआं से पानी पिया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे नलकूप बनाया जाएगा। तो इसी के लिए बनाया है, कितना 5-5 प्रति पंचायत में दिया गया है कि ऐसा पंचायत जहाँ पे अभी भी लोगों तक स्वच्छ पानी नहीं पहुँच पाया है, तो वहाँ पे एक पंचायत में 5 ऐसे गांव होंगे या 5 ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा कम होगा, वहाँ पे नलकूप लगाया जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से शौचालय, राज्य में सभी घरों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, किंतु वैसे परिवार जहाँ पे छूट गए हैं, एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछने लायक नहीं बनता है क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीक़े से हम लोग देखें कि ये कितना का खर्चा किया जा रहा है, तो 4054.54 करोड़ रुपए का, ठीक है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, इसमें देखेंगे हम लोग कि अब ठीक है, तो खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन वर्तमान में 9 लाख अंत्योदय परिवारों, ठीक है, कितना 9 लाख अंत्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति उम्मीदवार 35 किलोग्राम, ठीक है। प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को 2 करोड़ योजनाओं के लगभग 2 करोड़ 28 लाख सदस्यों के प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से वैसे परिवार जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित नहीं किया जा सका है, वैसे 15 लाख लाभुकों को 5 रुपये किलोग्राम से, ये क्वेश्चन बनने लायक नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से भी नहीं। तो कुपोषण के यहाँ से क्वेश्चन ये भी नहीं बने हुआ। सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले के लिए, हाँ ये याद रखेंगे कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के लिए कितना 2552.58 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से देखें हम लोग, उसी तरह देखें नियोजन अधिनियम, झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया गया है। नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया गया, जिसकी नियमावली प्रारूप तैयार की जा रही है। इस अधिनियम के प्रारंभ होते प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 रुपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले रिक्त पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन, यानी कितना 75% स्थानीय उम्मीदवारों को ही नियोजन में भाग दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, कितना, तो आप करेंगे 75%, कितना हज़ार तक, तो 40,000 रुपये तक की सकल मासिक वेतन वाले में 75% स्थानीयता को प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसी तरह मुख्यमंत्री सारथी योजना, ठीक, आगामी वित्तीय वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री सारथी योजना, तो सारथी योजना किसके लिए, तो डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। सारथी योजना किसके लिए है, तो परीक्षा की तैयारी कराने के लिए ये किया गया है। डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए, यानी कोचिंग वगैरह खोला जाएगा, उसमें बताया जाएगा, ठीक है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लक्ष्य दिया है। किसके द्वारा, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाएगा, तो झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा। बस इसमें ये याद रखना है, कितने युवाओं को रोजगार के लिए लक्ष्य प्राप्त किया गया है, 1 लाख युवाओं के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आगामी वर्ष 2022-23 में श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए 590.70 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित किया गया है। अब यहाँ पे कुछ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया गया है, देखिए। तो यह योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में क्या किया जाएगा कि सस्ते दर पर ऋण सह अनुदान देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जन
दिव्यांग जन के युवाओं के स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण सह अनुदान यानी ऋण दिया जाएगा, उसमें अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक है, ऋण राशि का अधिकतम 40% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान, कितने का, 5 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना किसके लिए है, तो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया जाएगा, आपका 40% तक का अनुदान, कितना, 40%, मतलब नेट अमाउंट का 40%, या फिर 5 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान है, यानी जो भी अधिक होगा उसको दिया जाएगा। उसी तरीके से वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना को विस्तृत रूप से लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधानित किया गया है। आवासीय विद्यालय के लिए क्या किया गया है, तो वित्त वर्ष में 14 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 9 आश्रम विद्यालय, 4 पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालय, 1 अनुसूचित जनजाति प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इसमें याद रखने की कोशिश है, कितना एकलव्य, तो 14 एकलव्य आवासीय विद्यालय, ये आप लोग ये याद रखेंगे आप लोग। उसी तरीके से पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाते अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की भांति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, यानी पहले जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए था, लेकिन इस बार अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड में चयनित, ये याद रखने की कोशिश करेंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाता है। ठीक है ना, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड में, ये 2 जगहों पर। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या याद रखेंगे कि मरांग उनके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजनाओं में कहाँ कौन कौन सा डेस्टिनेशन है, तो यूनाइटेड किंगडम है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में मास्टर एमफिल डिग्री प्राप्त करने हेतु ये सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए 100 करोड़, आगामी वित्तीय वर्ष अनुसूचित जनजाति के लिए कितना, 2217 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति 2019 से 2021 तक 11,000 वन क्षेत्रों की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, अब 2019 से 2020 के बीच में झारखंड में वन क्षेत्र कितना बढ़ा है, तो 11,000 हेक्टेयर, 11,000 हेक्टेयर बढ़ा है। याद रखेंगे 11,000 हेक्टेयर 2019 से 2021 में, ये 11,000 हेक्टेयर। और भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। 24 जिलों में 753 किलोमीटर नदी तट वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी पार्क, अब ये क्वेश्चन पूछने के लिए ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो नामकुम अवस्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क को पीपीपी मोड के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ, नामकुम में है, इको टूरिज्म पार्क उसको बनाया जाएगा। पलामू बाघ संरक्षण फाउंडेशन अनुदान नाम से कई योजनाएं, इसमें यह भी क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। पथ निर्माण से हम लोग आते हैं कि कितना 5400 पथों की लंबाई पहले कितना था, 5400, लेकिन अब कितना हो गया, 12,736 किलोमीटर। ये याद रखने लायक है कि झारखंड राज्य में कुल पथ का लंबाई कितना है, तो 12,736 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखने वाला है।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे आगामी वर्ष कुल 1200 पथ किलोमीटर का वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग ये 20 पुलिया का निर्माण किया गया, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा से झारखंड जनजातीय विश्वविद्यालय एवं झारखंड खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, वर्ष 2021-22 में इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी है ताकि राज्य में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा पहुंच सके। झारखंड जनजातीय विश्वविद्यालय और झारखंड खुला विश्वविद्यालय। महिला महाविद्यालयों की आवश्यकता पर आधारित 300 शैक्षिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय प्लेसमेंट सेल अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस सेल का गठन किया जाएगा। केंद्रीय प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाए। प्लेसमेंट यानी कि उन लोगों को नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब ग्रामीण पथ के लिए क्या किया गया है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय प्रायोजित ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर पथ का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 250 पुल का निर्माण कराया गया है। केंद्रीय, ये सब क्वेश्चन पूछने लायक तो है नहीं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, तो आगामी वित्तीय वर्ष 2022 में 1000 ग्रामीण पथों का निर्माण सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। तो बस इतना, 1000। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इसके तहत 70 पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछने लायक तो है नहीं। भवन निर्माण के लिए वैसा ही क्वेश्चन को इसमें कवर करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए परिवहन में देखें तो इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो साहेबगंज के ज़िला में। ठीक है, इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित है। तो इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क कहाँ प्रस्तावित है, तो साहेबगंज में प्रस्तावित है। ये आप लोग याद रखेंगे। और नगर विमान की अगर बात करें तो झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, राज्य में वैमानिकी प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नामक सोसाइटी का गठन किया गया है। ठीक है, उसी तरह देखें हम लोग राजकीय नागर विमानन नीति, राज्य में विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राजकीय नागर विमानन नीति 2022 का गठन किया गया है। ठीक है, साहेबगंज में हवाई अड्डा बनाने की साहेबगंज सड़क, रेल, जल तीनों मार्गों से जुड़ते हुए मल्टी मॉडल हब उभर रहा है। राज्य सरकार इसे वायु मार्ग से भी जोड़कर साहेबगंज ही नहीं बल्कि समस्त क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों, यानी कि साहेबगंज में पहले आपका सड़क, रेल और जल तीनों मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ऑलरेडी था। अब यहाँ पे हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो परिवहन के लिए कितना किया गया, 335.62 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ठीक है, उसी तरीके से ऊर्जा क्षेत्र में देखें हम लोग, बस ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का और वीडियो है, इसमें आप लोग धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। वैसा ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, वैसा ही क्वेश्चन टॉपिक कवर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि उपभोक्ताओं के ऊर्जा के लिए आप ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछने लायक है नहीं। सोलर पॉलिसी क्या है, सोलर पॉलिसी लाया गया है, सोलर पॉलिसी बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर पॉलिसी लागू किया गया है। इसके तहत सोलर पावर प्लांट, सोलर आधारित अनुदान 1000 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पॉलिसी लाया गया, उसमें 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बस इतना याद रखेंगे, 1000 मेगावाट बिजली उपभोक्ता को सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, कितना सब्सिडी दिया गया है, 1800 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया गया है। मुफ्त बिजली क्या है, मुफ्त बिजली करीब किसानों के बिजली पर कितना 100 यूनिट का बिजली मुफ्त दिया गया, कितना 100 डिग्री का। आगामी बजट में आप देखेंगे ऊर्जा पर कितना किया गया है, तो 4854.94 करोड़ रुपए का। उससे उद्योग को हम लोग देखें तो झारखंड उद्योग प्रोत्साहन नीति लाया गया, स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड लाया गया है। ठीक है,
उसी तरीके से PMGEP लाया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सृजन रोजगार योजना, यानी कि 6,000 युवताओं को रोजगार से जोड़ना है, 6,000 युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ना है। ठीक है। उसी तरीक़े से कार्य 100 बुनकर समितियों को 100 हाथ का, एक क्वेश्चन बनने लायक तो है नहीं, तो इसमें क्यों माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन, ठीक है, कहाँ, तो रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन आगामी शैक्षणिक प्रारंभ प्रस्ताव है, कहाँ पे किया है, तो रांची। ये याद रखने लायक है, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन कहाँ पे, रांची में है। ठीक है। उसी तरीक़ा से स्थापित झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी है, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। अब नगर विकास के लिए क्या किया गया है, ठीक है, तो रांची जमशेदपुर राज्य के 2022-23 में रांची जमशेदपुर धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारंभ करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि रांची जमशेदपुर धनबाद, ठीक है, तो रांची जमशेदपुर और धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारंभ करने की योजना बनाया गया है। तो आधुनिक बस सेवा कहाँ पे लागू किया जाएगा, रांची जमशेदपुर और धनबाद। ये क्वेश्चन बनने लायक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। उसी तरीके से 10 निकायों गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा में पाइप्ड वाटर सप्लाई की नई योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है, गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा में। ठीक है। याद रखने की ज़रूरत है कि पाइप्ड वाटर सप्लाई की नई योजना का कार्य कहाँ प्रारंभ किया जाएगा, तो आपका गुमला, लोहरदगा और जामताड़ा में। ठीक है। इसे बार बार 2-3 बार देखें आप लोग, इससे आपका कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आमजनों को 70,000 पूर्ण करने का लक्ष्य है, रांची एवं देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो रांची और देवघर में आवासीय योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है। ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आगामी आपका नगर विकास में कितना किया जाएगा, तो 3,055 करोड़ रुपया किया जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से पर्यटन, कला और संस्कृति में क्या किया जा रहा है, जरा ये भी देख लेते हैं। नई पर्यटन नीति, केंद्र सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 में लागू किया, जो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि नई पर्यटन नीति कब लाया गया, 2021 में। बस इतना ही इसमें याद रखना है, ज़्यादा नहीं। खेल कूद पर आधारित, तो नई खेल नीति, राज्य अगले वित्तीय वर्ष में नई खेल नीति घोषित की जाएगी। नई खेल नीति अभी आने वाला है। ठीक है। सिद्धू कान्हू युवा क्लब, राज्य के युवाओं के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल विकास हेतु राज्य के गांव में सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना किया जाएगा। यानी कि हर गांव में सिद्धू कान्हू युवा क्लब का स्थापना किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो गांव स्तर पे किया जाना है। ठीक है। खेल कूद पे कितना किया जा रहा है, 349 करोड़ रुपया। ठीक है। उसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी में IT पॉलिसी, कोरोना काल में देश में नहीं बल्कि पूरे देश में IT के प्रयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो IT क्षेत्र में विकसित करने के लिए उद्देश्य से IT पॉलिसी लाने का प्रस्ताव है। GIS प्रयोगशाला रांची, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची में राज्य स्तरीय भौगोलिक सूचना तंत्र प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रयास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो GIS प्रयोगशाला कहाँ, रांची में। स्टार्टअप फंड के लिए कितना, 50 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। ठीक है। सूचना में क्या किया गया है, झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किए जाने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। तो झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाएगा। ठीक है। गृह, कारा एवं आपदा, DNA एनालिसिस, साइबर फोरेंसिक, ये मानवाधिकार उल्लंघन के रोकथाम के लिए राज्य में सभी थानों में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन किया जाएगा। ठीक है। यानी सभी थानों में CCTV कैमरा लगाया जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से देखें हम लोग क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना लाएगा, कितना, 554 थानों में बनाया जाएगा। ठीक है। यानी वित्त से
योजनाओं का डीबीटी डायरेक्ट माध्यम से भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के भांति राज्य संचालित 24 योजनाओं कितना, तो याद रखिए ये क्वेश्चन बनता है, डीबीटी के माध्यम से कितने योजनाओं को प्लान्स को जोड़ा गया है, तो 24 को। ठीक है, यानी पेपरलेस उसको बनाने की बात किया जा रहा है। देखिए ये 2021-22 में शुरू की गई थी। ठीक है, आउटकम बजट होता है कि आप कि बजट में जो भी खर्च के लिए आवंटित किया जाता है उसका आउटकम क्या निकलता है। तो 13 विभागों द्वारा आउटकम बजट का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 324 योजनाओं का आउटकम बजट सम्मिलित किया गया और लगभग 39,000 करोड़ रुपये उसमें करना किया गया है। कितना, तो 13 विभागों द्वारा। और आउटकम बजट कितने योजनाओं के द्वारा लाया गया है, कितने विभागों के द्वारा, तो 13 विभागों के द्वारा लाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये कि देखिए रूपी कम्स फ्रॉम, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। तो इसमें देखें हम लोग कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है, आप देखेंगे कि टैक्सेस से, सेंट्रल शेयर एंड सेंट्रल टैक्स से। ठीक है, सेंट्रल टैक्स यानी कि जो आपको बताया था इससे पहले कि 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश पे आता है। उसके बाद में आप स्टेट ओन टैक्स से, यानी स्टेट में जो अपना जैसे कि राज्य जीएसटी होता है उससे, या और भी टैक्स जो लगाया जाता है, एग्रीकल्चर टैक्स ये सब होता है। तो एग्रीकल्चर टैक्स तो अभी लगाया नहीं गया, तो इस तरीके से राज्य का जो अपना टैक्स होता है उसके बाद इससे आता है। उसके बाद देखेंगे कि ग्रांट इन एड यानी अनुदान से आता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बोरोइंग यानी कि ऋण लेता है। उसी तरीके से स्टेट नॉन टैक्स यानी कि नॉन टैक्स से आता है यहाँ पे। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो देखेंगे आपका टैक्स से आता है और दूसरा स्टेट का अपना टैक्स से आता है। ठीक है, उसी तरीक़े से रुपया कहाँ कहाँ जाता है उस तरीक़े से आप लोग इसमें आप लोग देख लेंगे। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन पे 13 पॉइंट कहाँ कहाँ किस तरीक़े से गया है, तो उस तरीक़े से आप लोग देख लेंगे। तो इस तरीक़ा से ये आज एक झारखंड बजट 2022-23 हम लोग इसको कवर किए। तो हम लोग अगला वीडियो जब देखते हैं तो उसमें हम लोग इकोनॉमी सर्वे का लाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको देखें, बार बार देखें, अब इसको अच्छा से इनहेल करें, यानी अच्छा से उसको समझ अंडरस्टैंड करके और अच्छा से एग्जाम में रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।